बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, हमने स्टार्ट लिया हुआ था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस। ठीक है, कि अब जो है जो हैलोजेंस हैं इनकी हम रिएक्टिविटी को हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, अब हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे। ठीक है, ग्रुप टोटल कितने थे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स होते थे ना। ठीक है, और टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, तो ये कितने थे हमारे पास 18 ग्रुप थे ना। ठीक है, तो अब वो कहता है कि जितने भी जो ग्रुप 17 के मेंबर हैं ना, ठीक है, जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं ना उनको हम सबको क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि जैसे हमने ग्रुप 1 के जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के एलिमेंट्स थे इनको हमने क्या कहा था, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स थे इनको हमने कहा था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, क्योंकि इनकी एक मतलब इनको एक फैमिली का नेम दे दिया था ना। अब जो ग्रुप 1 के हैं तो इन सब के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 के इनके सब के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो है ग्रुप 17 के, ठीक है, तो ये पीछे हम चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो अब जो ग्रुप 17 है तो इसका क्या मतलब होगा कि इनके जो वैलेंस शेल है, मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये ग्रुप 17 से जो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन सब के ग्रुप जो इनका आउटर मोस्ट शेल होगा, इनके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जब सबके में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये सारे एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। कलेक्टिवली इनको हम किसका नाम देते हैं, हैलोजेंस का। ठीक है, तो अब वो कहता है कि इस जो ग्रुप 17 इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ठीक है, वो कहता है ये 5 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 17 में। ठीक है, तो इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं हैलोजेंस कहते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन होती है ना ये एग्जिस्ट करती हैं। इनको अगर रूम टेम्परेचर मिले ना, नॉर्मल टेम्परेचर मिले ना, तो ये डाई एटॉमिक गैसेस के तौर पे बिहेव करती हैं। अब डाई एटॉमिक क्या होता है, डाई एटॉमिक वो मालिक्यूल्स, ठीक है, जो कि कॉन्सिस्ट हुआ हो, जो कि मुश्तमिल हो नॉन आइडेंटिकल एटम्स पे। ठीक है, डाई एटॉमिक मालिक्यूल की समझ आ गई आप लोगों को, कि ऐसे मालिक्यूल्स जो कि मुश्तमिल हुए हों नॉन आइडेंटिकल एटम्स, मतलब 2 मुख्तलिफ एटम्स पे मुश्तमिल हुए हों। ठीक है, वो वाले मालिक्यूल क्या कहलाते हैं, डाई एटॉमिक मालिक्यूल। ठीक है, तो अब वो कहता है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ना ये डाई एटॉमिक गैसेस के तौर पे बिहेव करती है जब इनका रूम टेम्परेचर दिया जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, अब वो कहता है एक और बात जो है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अब इनमें क्या होता है, जो हम इनके ग्रुप में मूव करके जाएंगे ना, ठीक है, जैसे अब ग्रुप 17 में हम मूव करके जा रहे हैं। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो अब वो कहता है जब हम टॉप से बॉटम मूव करके जाएंगे ना इस ग्रुप में, जैसे अब पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर एस्टाटीन, तो इनका क्या होगा, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होता जाएगा। मतलब फ्लोरीन का साइज़ अब पहले कम है, फिर क्लोरीन का उससे बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन का उससे बड़ा होगा, फिर आयोडीन का उससे बड़ा होगा, एस्टाटीन का उससे बड़ा होगा। मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करके जा रहे हैं, सबसे पहले कौन है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है और फिर एस्टाटीन है। तो वो कहता है जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करके जा रहे हैं तो इनका एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब फ्लोरीन का अब साइज़ कम है, क्लोरीन का उससे बड़ा है, ब्रोमीन का उससे बड़ा है, आयोडीन का उससे बड़ा है, और सबसे ज़्यादा साइज़ किसका बड़ा है, कौन से एटम का, एस्टाटीन का। ठीक है, लेकिन ये किस वजह से होता है, वो साथ उसने बात ये भी कह दी है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो इनमें होती है ना वो इंक्रीज़ हो रही होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन सी होती हैं, जो कि बिटवीन, ठीक है, 2 एलिमेंट्स के दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो कौन सी होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ठीक है, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज कौन सी होती हैं, विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर एक कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर की जो फोर्स होती है ना वो कौन सी है, इंट्रामॉलिक्यूलर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती है, विद इन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल। मतलब जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ना हमारे पास उनके दरमियान फोर्स है। ठीक है, जैसे अब मैं एक मॉलिक्यूल हूँ, ठीक है, मैं अपने साथ किसी और बंदे को खड़ा करती हूँ, वो दूसरा मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, ठीक है, तो हम दोनों ने एक दूसरे को किस फोर्स से ज्वाइन किया हुआ है,
इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि ये हम दोनों के मालिक्यूल्स के दरमियान की फोर्स है। मैं एक मालिक्यूल, मेरे साथ जो कोई बंदा है वो दूसरा मालिक्यूल, हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन सी फोर्सेस है? इंटरमालिक्यूलर फोर्स, ठीक है। हम दोनों के दो मालिक्यूल्स हैं और हमारी दरमियान की फोर्स। लेकिन अगर मैं अकेली अपनी बात करती हूँ, ठीक है, तो मेरे बाजू को, ठीक है, मेरी बॉडी से मेरे बाजू को अलग करो ज़रा, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो वो कौन सी फोर्स है? इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस, मतलब एक ही मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है। तो इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस वो हमेशा क्या होती है? स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि जो हम ग्रुप में मूव करके जाएंगे, ठीक है, एटम का जो साइज़ है ये बढ़ता जाएगा। किस वजह से बढ़ता जाएगा? अब जो उन एलिमेंट्स के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज है ना, ठीक है, वो क्या, इंटरमालिक्यूलर जो अट्रैक्शन है, जो फोर्सेज है, वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्रोमीन किसके तौर पे एग्जिस्ट करता है? लिक्विड पे, और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। ये वाली रीज़न है कि जो हम मूव करते जाएंगे ग्रुप में, ठीक है, उनमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो होगी वो भी स्ट्रांग होती जाएगी, जिसकी वजह से उनका साइज़ बढ़ता जाएगा। और फिर एज अ रीज़न क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्रोमीन एग्जिस्ट करती है लिक्विड के तौर पर और आयोडीन किसके तौर पर? सॉलिड के तौर पर। फिर पहले ये नीचे देखो ज़रा, बात लिखी हुई, फिर हम इसका टेबल देखते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है जनरल, जो हम पीछे ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ NS2NP5 के मतलब अब यहाँ पे N उसने लिया हुआ है कोई सा भी शेल, नंबर ऑफ़ शेल, अब यहाँ पे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, ठीक है, ये डिपेंड करते हैं उनके एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। अब जैसे देखो N अगर, लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट वाला इनका शेल होगा ना, ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल, उसके अंदर अब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखो S के अंदर 2 होंगे और P के अंदर 5, ठीक है। तो ये दोनों एक ही शेल से बिलोंग करते होंगे ना, ठीक है। तो ये कितने बन गए? NS2NP5 यानी कि 7। ये ग्रुप 17 के मेंबर हैं। तो इनका जो सबसे लास्ट वाला शेल होगा, वैलेंस शेल होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब वो देखो उसने आगे बात भी कर दिया, हेलोजेंस हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। अब इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हेलोजेंस क्या करेंगे? कोई भी जो मेटल्स होंगे ना, मेटल्स क्या होते हैं? जो अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ठीक है, वही मेटल्स होते हैं ना। तो अब जो भी मेटल्स होंगे ना, ये उनके साथ क्या करेंगे? उनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेंगे। या इनकी ये कंडीशन होगी, या अगर ये नॉन मेटल्स के साथ मिलेंगे ना, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, ठीक है। तो अगर ये इन्होंने किसी नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाया या नॉन मेटल्स के साथ मतलब इन्होंने एक्सचेंज करना चाहे, तो ये उसके साथ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है। क्योंकि नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं ना, गेन करते हैं, वो लूज़ तो नहीं करते, ठीक है। तो उनके साथ जब हेलोजेंस रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब वो कहता है कि हेलोजेंस क्या करेंगे? जब किसी भी मेटल्स के साथ मिलेंगे तो ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, मतलब फुली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन जब ये किसी भी नॉन मेटल्स के साथ मिलते हैं, ठीक है, तो नॉन मेटल्स के साथ ये क्या करेंगे? शेयर करके बॉन्ड बनाएंगे। और शेयरिंग वाला बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। अब ये देखो ज़रा, एलिमेंट्स कौन कौन से थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब उसने 5 का यहाँ पे दिया। अब एटॉमिक नंबर है जी फ्लोरीन का 5, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है, इसके 9 इलेक्ट्रॉन थे, 2s2 2p5। नंबर ऑफ़ शेल्स कौन सा है? दूसरा शेल है, और दूसरा इसका लास्ट शेल है, ठीक है। और लास्ट वाले शेल में देखो ज़रा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, ठीक है। तो वही बात होगी ना कि इनका जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। अब 17 है, तो इसके 3s2 3p5, मतलब जो इनका तीसरा शेल है वो इनका क्या है? लास्ट शेल है, और लास्ट वाले शेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। इसी तरह अब इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। ब्रोमीन का है 35, बढ़ गया ना उनकी निस्बत, तो इसके 4th शेल पे इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे। तो अब इसका 4th शेल लास्ट है, लेकिन इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 2 7। इसी तरह अब आयोडीन सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है, ठीक है, और इसका जो है एटॉमिक नंबर इन सबसे ज़्यादा है। तो इसके जो लास्ट शेल होगा ये कौन सा होगा? मतलब इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किस शेल में कंप्लीट हो गए हैं? 5 में, ठीक है, 5s2 5p5। तो मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो बात आप लोगों को समझ आ गई कि इनका जो सबसे वैलेंस शेल होगा, जो आउटर मोस्ट शेल होगा, इसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। फिर आगे ये उसने इनके कलर दिए हैं,
फ्लोरीन का पेल येलो होगा, इसका ग्रीनिश येलो होगा, क्लोरीन का, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन है, आयोडीन का पर्पल ब्लैक है। फिर आगे उसने इनका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट देखो ये बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते जाएंगे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर और आगे ये देखो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फिर कौन है क्लोरीन, फिर कौन है ब्रोमीन, फिर कौन है आयोडीन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये क्या करेगा, मोर आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना, उसी को हम कहेंगे ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितनी है, 2.7, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट फिर हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इनकी हैलोजेंस के रिएक्शंस, ठीक है।